हेलो, अर्जुन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज फिफ्थ चैप्टर है जिसके इम्पोर्टेंट सवाल हमें कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका पहला ही सवाल है, चैप्टर अपना फिफ्थ है पृष्ठ रसायन, जिसके अंदर पहला सवाल है कि एक जियोलाइट जो एथिल अल्कोहल को गैसोलीन में बदलता है उसका नाम बताइए। तो एक हमें जियोलाइट का नाम बताना है जो एथिल अल्कोहल को गैसोलीन में बदल सकता है। एक नंबर का सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ZSM5। दूसरा सवाल आपके पास, नेत्र संक्रमण में प्रयुक्त एक सिल्वर सॉल्ट। तो नेत्र संक्रमण में प्रयुक्त एक सिल्वर सॉल्ट, या तो आप आर्जिरोल बता दो या फिर प्रोटोलकोल, दोनों में से आप कोई भी एक बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपके दूसरा सवाल भी खत्म हुआ। सभी एक एक नंबर के सवाल आ सकते हैं। तीसरा सवाल है, पेप्टीकरण किसे कहते हैं, है ना। तीसरा सवाल क्या है, पेप्टीकरण किसे कहते हैं। तो देखो, पेप्टीकरण क्या होता है कि जब भी कोई आपके विलीन बना होता है, जब भी किसी पदार्थ का कोई विलीन बना होता है, जैसे आपके पास देखो आपके एक विलीन बना हुआ है, ये अंदर विलियन भरा हुआ है। ठीक है, एक बर्तन है इसमें विलियन भरा हुआ है। अब इस विलियन के अंदर आप ऊपर से कोई एक विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हो, इसके अंदर कोई भी विद्युत अपघट्य पदार्थ, जैसे आपने एक एग्जांपल के फॉर्म में हमारे पास ये FeOH3, यानी इसके अंदर क्या भरा हुआ है, FeOH3। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है इस कंटेनर के अंदर या इस बर्तन के अंदर। ऊपर से आपने क्या मिला दिया, FeCl3 मिला दिया। ऊपर से क्या मिला दिया, FeCl3। अंदर क्या भरा हुआ है, FeOH3। ठीक है, तो जैसे ये मिलाओगे तो आपके पास मिलाने पर क्या होगा, FeOH3 का सॉल्व यानी क्वालिटी विलीन बन जाएगा। पहले वो एक अवक्षेप था, एक विलीन था, लेकिन जैसे ही आपने ऊपर से FeCl3 मिलाया तो मिलाने के बाद उसका क्या हो जाएगा, कोलाइडी विलीन में बदल जाएगा। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पेप्टीकरण कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात आगे समझ में। तो देखो इधर वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। डेफिनेशन क्या है इसकी, कि किसी पदार्थ के ताजा बने अवक्षेप को उपयुक्त विद्युत अपघट्य की सहायता से कोलाइडी विलयन में बदलना ही पेप्टीकरण कहलाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल जो मैंने अभी समझाया कि आपके पास FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक विलयन है, जिसके अंदर हम विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या मिलाते हैं, FeCl3। जैसे मिलाओगे आपके पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेप्टीकरण हो गया। अब पेप्टीकरण के बाद अगला सवाल है आपके पास चौथा, साबुन की सफाई क्रियाविधि। साबुन काम कैसे करता है इसके बारे में हमें समझना है। तो साबुन की सफाई क्रियाविधि के बारे में समझाइए। देखो इधर जो मैल होता है आपके, मैल के अंदर क्या होता है, मैल कपड़ों अथवा शरीर पर चिकनाई या तेल की द्रवों पर जमा हुए धूल के कण होते हैं। भाई अपने पास जब भी अपने बॉडी का जो पसीना होता है या तेलीय जो आपकी वसा है वो भी तेलीय टाइप की होती है, तो उसके कारण जो धूल के कण वो आपकी बॉडी से चिपक जाते हैं, और वो या उसको मैल कहते हैं। कपड़ों में भी ऐसा ही होता है, कपड़ों में जब पसीना आता है तो जो धूल के कण वो चिपक जाते हैं, तो उसको अपन मैल बोलते हैं। अब इस मैल को किस प्रकार से हटाया जाता है, तो देखो विलयन में साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनका जल विरागी सिरा तेल की बूंद की ओर तथा जल रागी सिरा बाहर की ओर होता है। साबुन के झाग का जल विरागी सिरा तेल की बूंदों के साथ पायस बना लेता है। बाहरी सिरा ध्रुवीय होने के कारण जल के साथ क्रिया करता है। जैसे ही ध्रुवीय झाग जल के साथ जाता है तो तेलीय पदार्थ भी पायस के रूप में बाहर निकल जाता है। परिणाम स्वरूप उसके साथ धूल के कण भी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार साबुन का विलयन तेल और चिकनाई के साथ पायसीकरण द्वारा कपड़ों की सफाई करता है। आपको ध्यान रखना ये अभिक्रिया कैसे होती है, पायसीकरण के द्वारा होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली में ये होता कैसे। ठीक है, तो समझो इधर आपके, अगर मैं यहाँ ध्यान से बताऊं तो जैसे ये आपके एक सरफेस है और यहाँ पे ये गंदगी पड़ी है। ठीक है, यहाँ कोई गंदगी पड़ी है, तो साबुन के कण इस प्रकार से मिसेल बनाते हैं। ठीक है ना, ये इस प्रकार से क्या बना देंगे, मिसेल बना देंगे, ये मिसेल बना देंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से मिसेल बना देंगे। तो इसके अंदर जो भी हमने पढ़ा था कि जो जल विरागी सिरा होता है वो तेल की बूंद की ओर होता है। ठीक है, पहले ये इस प्रकार से मिसेल बना दिया। एक इसमें सिरा जल रागी होता है, जैसे देखो अगर आपने पढ़ा है तो इसके अंदर इस प्रकार से एक इसकी पूंछ होती है। ठीक है, और आगे का सिरा होता है जो आपके एक तरह से आयनिक होता है। पीछे जो होता है वो आपके हाइड्रोकार्बनिक, यानी ये कार्बन की चेन होती है। ठीक है, और ये आयनिक होता है। तो इसके अंदर एक जल विरागी एक जल रागी होता है। तो जो आयनिक पार्ट है वो तो जल के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि जल का भी सूत्र क्या होता है, H+OH-, H+ और OH- होता है। तो प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये जल के साथ आराम से जुड़ सकते हैं। तो ये जो सिरा है ये तो बाहर की ओर होता है, और ये सिरा अंदर की ओर होता है। कहाँ, तेल की बूंद की ओर, क्योंकि तेल की बूंद भी क्या है, हाइड्रोकार्बन, ये चेन भी कैसी है, हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, तो ये इस प्रकार से
मतलब आपके जो बनाते हैं वो मैं वापस आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये सरफेस हो गया और यहाँ पे ये गंदगी है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये गंदगी है और जो आपके हाइड्रोकार्बन वाले भाग है वो सब इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। आयनिक भाग ऊपर की ओर रहता है, ठीक है, आयनिक भाग बाहर की ओर, ऊपर की ओर मतलब बाहर की ओर रहता है, ये सब बाहर की ओर है, आयनिक भाग बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर रहेगा इस प्रकार से, और हाइड्रोकार्बन वाला भाग अंदर की ओर रहेगा। तो मैं जो ये आयनिक और हाइड्रोकार्बन वाला भाग बोल रहा हूँ वो एक तरह से क्या है, जो अंदर लिखा हुआ जल रागी और जल विरागी वही है, ठीक है। जल जो विरागी है वो तो तेल की बूंद की ओर रहेगा, मतलब ये वाला सिरा, ठीक है। मैं कौन से सिरे की बात कर रहा हूँ, ये वाले सिरे की, ये जल विरागी सिरा है। दूसरा जो है आपके पास जल रागी, ठीक है, एक तो जल विरागी है वो तो तेल की बूंद की ओर यानी स्मेल की ओर रहेगा, दूसरा जल रागी वो रहेगा बाहर की ओर, तो ये जल रागी सिरा है जो बाहर की ओर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार जब आप कपड़े को मसलते हो तो साथ साथ में इस जब भी ये बाहर निकलता है इस गंदगी को भी साथ में बाहर निकल के मतलब बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये साबुन की सफाई की क्रिया विधि है, आपको पढ़ना है इसको, इसके साथ में आप चित्र चाहो तो बना भी सकते हो, नहीं बनाओ तो भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला सवाल, पांचवा सवाल, पांचवा ये वापस वही सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर ही चेंज हुआ और कोई नहीं। तो सवाल क्या है देखिए इधर, ताप बढ़ने से भौतिक अधिशोषण कम होता है, समझाइए। तो भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ने से कम होता है, ये हम समझाना है। तो देखो जब भी कोई आपके अधिशोषण होता है तो ये ध्यान रखना है कि अधिशोषण एक उष्मा से भी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? उष्मा से भी अभिक्रिया। अब उष्मा से भी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया है होने पर अपने में से उष्मा बाहर निकालती है, अर्थात उनको ताप की जरूरत नहीं है, ठीक है, अर्थात उनको ताप की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर ये उष्मा बाहर निकालती है तो, और अगर आप उसको उष्मा दोगे तो क्या अधिशोषण होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साम्य अवस्था में जैसे आप उसको उष्मा दोगे तो उसको उष्मा की वैसी जरूरत नहीं, वो तो खुद उष्मा को बाहर निकाल रहा है। तो उष्मा दोगे तो वो अभिक्रिया पीछे की ओर जाएगी, ठीक है। तो अभिक्रिया साम्य अवस्था पर यदि ताप बढ़ाया जाए तो साम्य पीछे की ओर दिशा में विस्थापित होगा। पीछे की मतलब अधिशोषण कम हो जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया आगे बढ़ेगी तभी तो अधिशोषण होगा। तो अभिक्रिया पीछे की ओर जाएगी, अधिशोषण कम हो जाएगा, अर्थात विशोषण की प्रक्रिया होने लगेगी और अधिशोषण कम होने लगता है। तो ये आपके चौथा सवाल था। अब उसके बाद है अगला पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है देखो इधर, आपके पास कि अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है? जब भी आप अंडे को उबालोगे तो उसमें उपस्थित जो जल है वो कहाँ चला जाता है? तो देखिए इधर इस सवाल को, अंडे को उबालने पर उसके अंदर जो जल है वो आपके कहाँ चला जाएगा? तो आंसर के अंदर देखो कि अंडे में जो द्रव उपस्थित होता है, अंडे में जो द्रव उपस्थित होता है वो प्रोटीन और अन्य पदार्थों को कोलाइड विलयन होता है। तो अब पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है कि अंडे में जो भी अंदर विलयन है वो कैसा होता है? कोलाइड विलयन होता है। अब जैसे आप उसको उबालोगे तो उबालने पर इस कोलाइड विलयन का स्कंदन हो जाता है। जैसे आप उसको उबालोगे तो उस कोलाइड विलयन का स्कंदन हो जाता है और स्कंदित प्रोटीन जल को अवशोषित कर लेता है। जैसे वो उसका स्कंदन होगा तो अंदर जो प्रोटीन है वो सभी जल को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और उबालने पर जल प्रोटीन द्वारा अवशोषित होता है। तो इस प्रकार से आपके उसके अंदर जल गायब हो जाता है। एक्चुअली में गायब कहाँ होता है कि जो अंदर कोलेडी विलियन है उसका स्कंदन हो जाता है, और स्कंदन होने के बाद वो जल को सोख लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। तो देखो सबसे पहला अंतर, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वॉन डर वाल बल उपस्थित होते हैं, अर्थात जो आपके अधिशोषक और मतलब अधिशोषक और अधिशोष्य है उन दोनों के मध्य जो बल लगता है वो वॉन डर वाल बल लगता है और दुर्बल लगता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में या तो आपके आयनिक बल लगेगा या फिर सहसंयोजक बल लगेगा। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, भौतिक अधिशोषण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है, जो दोनों दिशाओं में होती है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया कैसी है? अनु उत्क्रमणी, जो एक ही दिशा में संपन्न होती है। तो आगे चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की ओर। विद्युत अपोन का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। ये इस चैप्टर के अंदर चित्र बनाने के सवाल आते हैं तो आपको चित्र बनाना भी आना चाहिए। ये विद्युत अपोन का एक चित्र है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि इसको नामांकित भी करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखो आपके पास ये एक बर्तन दिया हुआ है और बर्तन के अंदर ये आपकी एक पोटली लटक रही है। पोटली एक्चुअली में क्या है, इसके अंदर ये एक ऐसा, यहाँ तो एक तरह से ऐसा विलीन होता है जिसके अंदर आप अशुद्ध सॉल्व भरा होता है, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस दोनों लगे हुए हैं, कैथोड और एनोड लगे हुए हैं। तो इसके अंदर जो भी अशुद्धि होगी माइनस वाली वो प्लस की ओर चली जाएगी, और जो प्लस वाली होगी वो माइनस की ओर चली जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो ये विद्युत अपोन का चित्र हो चुका है। अब चलते 8th सवाल की ओर। द्रव रागी व द्रव विरागी कोलाइड में दो अंतर लिखिए। तो देखो पहला अंतर, द्रव रागी कोलाइड में विद्युत अपघट्य कम मात्रा में मिलाने पर कोई प्रभाव नहीं होता है।
जो भी द्रव रागी कोलाइड है उसमें विद्युत अपघट्य अगर कम मात्रा में मिलाओगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि द्रव विरागी में क्या होगा, उसका स्कंदन हो जाएगा। दूसरा अंतर, द्रव रागी कोलाइड में विद्युत कण संचलन कठिनाई से होता है, जबकि द्रव विरागी कोलाइड में विद्युत कण संचलन आसानी से होता है। तो ये दो इसके अंतर हो चुके हैं। अब नवा सवाल है, यीस्ट में उपस्थित दो एंजाइमों के नाम लिखिए। तो जो यीस्ट है उसमें एंजाइम एक तो इन्वर्टेज होता है और एक जाइमेज होता है, ये दोनों आपको याद रखना है। 10वां सवाल, स्कंदन किसे कहते हैं? स्कंदन एक तरह से आप एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे दही फट जाता है तो वो एक तरह से स्कंदन हो गया, ठीक है। तो दही आपको दूध फटता है, दही, हाँ दही भी एक तरह से ज्यादा टाइम तक रखोगे तो दही में आप देखा होगा कि ऊपर मतलब दाने दाने आ जाते हैं, तो वो उसका स्कंदन हो गया। तो ये मत समझना कि दूध फट रहा है दही में, कैसे बोल रहे हो, दही का फटने का मतलब उसके ऊपर जो दाने आते हैं वो ही उसका स्कंदन। तो किसी कोलाइडी विलयन के अवक्षेप में परिवर्तन होने का प्रक्रम ही स्कंदन कहलाता है। मतलब जो विलयन है उसके अवक्षेप में परिवर्तन हो रहा है, पहले दही था, अब उसके बाद जैसे ज्यादा टाइम तक आप पड़ा रखोगे तो धीरे धीरे वो मतलब एक तरह से ऊपर दाने आने लगते हैं और उसका जो रूप है या जो उसका अवक्षेप उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को अपन स्कंदन कहते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल है 11वां, ब्रांडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र। देखो ब्रांडिंग आर्क में आपको ये चित्र ध्यान से समझना है, जिसके अंदर दो धातु इलेक्ट्रोड लगे हुए और दोनों को विद्युत करंट से जोड़ा जाता है और अंदर ये देखो बर्फ जोड़ा हुआ है ताकि जो अंदर का पानी वो ठंडा रहे, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे आप दोनों को टच करवाओगे तो शॉर्ट सर्किट होगा और शॉर्ट सर्किट से जो ये इलेक्ट्रोड है जिसका भी आपको विद्युत मतलब विलयन बनाना है उसी के इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, जैसे गोल्ड के लिए। तो अब गोल्ड जैसे आप टकराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक शॉर्ट सर्किट होगा, आर्क उत्पन्न होगा, ठीक है। क्या उत्पन्न होगा, आर्क। और ये जैसे आर्क उत्पन्न होगा तो ये धातु पिघलने लगेगी और मतलब एक तरह से गैस के रूप में निकलेगी, लेकिन पानी ठंडा है तो वो धीरे, पानी ठंडा है तो वो गैस के रूप में बाहर नहीं जाकर इस विलयन के अंदर ही घुल जाएगी और धीरे धीरे इस प्रकार से उसका कोलाइड विलयन बन जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल है अगला 12वां सवाल। 12वां सवाल आपके सॉल और जेल में क्या अंतर है? देखो सॉल ठोस पदार्थ का द्रव प्रक्षेपण माध्यम में बना कोलाइड विलयन होता है, जबकि जेल द्रव पदार्थ का ठोस प्रक्षेपण माध्यम में कोलाइड विलयन होता है, ठीक है। दोनों में यही फर्क है, एक जैसे अपन विलय और विलायक का कैसा फर्क होता है वही परिवर्तन है और कोई परिवर्तन नहीं है। अब बात करते हैं आगे 13वां सवाल, एरोसोल और फोम में क्या अंतर? तो वो भी ये भी उसी टाइप का है कि किसी द्रव पदार्थ की गैसीय प्रक्षेपण माध्यम में बना कोलाइड विलयन एरोसोल कहलाता है, जैसे कोरा स्प्रे, ठीक है, ये एरोसोल हो गया। और जबकि किसी गैसीय पदार्थ का द्रव प्रक्षेपण माध्यम में बना कोलाइडी तंत्र जाग अथवा फॉर्म कहलाता है, जैसे बियर के अंदर जाग होते हैं, कोक के अंदर जाग होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, फॉर्म कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। कच्चे आम को सांद्र लवण विलयन में रखने पर क्या होता है? तो कच्चे आम को लवण के सांद्र विलयन में रखने पर परासरण के कारण वो सिकुड़ जाएगा, ठीक है। परासरण होगा तो उसके अंदर का जो विलयन है वो बाहर निकल जाएगा और वो कच्चा आम सिकुड़ जाएगा। तो आपका 14 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं आगे। तो आगे जो सवाल आने वाले हैं वो अगले वीडियो में आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को उन सभी बच्चों को भेजें जिनको इनकी जरूरत है, अर्थात जो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनको तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।